हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का रिमीज़ एडू वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 7th के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री चैप्टर 4 के, जो है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। इस वीडियो में हमारे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के आंसर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। और इससे पहले के भी जो आपके 2 चैप्टर हैं और आपकी CVC कंप्लीट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन जो हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के किस निवास स्थान की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? यानी ये पूछ रहा है, आज एट प्रेजेंट भारत के जो प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्रता दिवस पर यानी इंडिपेंडेंस डे पर मुगल शासकों के किस निवास स्थान से प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? इसका उत्तर होगा दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से। आप सभी जानते होंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से जो है पूरे देश को संबोधित करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंगेज़ खान कहाँ का शासक था? जो चंगेज़ खान थे वो कहाँ के शासक थे? चंगेज़ खान चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों का शासक था। चीन का और मध्य एशिया के कुछ भागों का शासक था। पूरे चीन का नहीं था, पूरे मध्य एशिया का नहीं था, उसमें जो कुछ भाग थे उनका शासक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तैमूर ने दिल्ली पर किस सन में अधिकार कर लिया था? यानी जो तैमूर थे उन्होंने दिल्ली पर कौन से सन यानी कौन से ईयर में अपना अधिकार जो था कर लिया था? तैमूर ने 1300 यानी 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1398 में उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? यानी जो अकबर थे उनका राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। राजस्व मतलब कि जो फाइनेंस यानी जो कर वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड उनका जो लेखा जोखा था वो कौन रखता था? अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो था राजा टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल फजक ने अकबरनामा लिखा, जिसमें अकबर से रिलेटेड सारी बातें जो थी आपको देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। अकबरनामा अब्दुल फजक द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा ने अंतिम जिल्द का नाम क्या रखा? यानी अकबरनामा के जो थे 3 पार्ट बने थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से 3 पार्ट बने थे। जो थर्ड वाला था अंतिम जिल्द का नाम क्या रखा था? अकबरनामा की तीसरी यानी अंतिम जिल्द का नाम आईने अकबरी रखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, अकबरनामा की जो आखिरी जिल्द थी उसका नाम रखा था आईने अकबरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुलह-ए-कुल पंथ की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? सुलह-ए-कुल पंथ की जो स्थापना थी कौन से मुगल सम्राट द्वारा की गई थी? अकबर ने सुलह-ए-कुल पंथ की स्थापना की थी। अकबर द्वारा सुलह-ए-कुल पंथ की स्थापना जो थी वो की गई थी। ठीक है, इन टर्म्स को आप 2-3-4 बार बोलेंगे अपने आप से तो आपको याद हो जाएंगी इजीली। ठीक है, ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? जो मुगल साम्राज्य था उसकी राजभाषा क्या थी? जो मुगल साम्राज्य थी उसकी राजभाषा थी हमारी फ़ारसी। ठीक है, कौन सी भाषा थी? फ़ारसी हमारी मुगल साम्राज्य की राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल उत्तराधिकारी की कौन सी प्रथा अपनाते थे? यानी जो मुगल थे वो उत्तराधिकारी की कौन सी प्रथा को अपनाते थे? मुगल उत्तराधिकारी सहदयात प्रथा अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी जो मुगल के उत्तराधिकारी थे वह सहदयात प्रथा को अपनाते थे, जिसमें जो उत्तराधिकारी थे उनका विभाजन समस्त पुत्रों के जो कर थे उनके आधार पर कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की अधीनता को किस राजपूत राजा ने स्वीकार नहीं किया? यानी अकबर की जो अधीनता थी उसको कौन से राजपूत राजा ने स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इसमें आपको 2 टर्म्स ही याद करनी है, एक
मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने। ठीक है, इन्होंने जो था अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अकबर ने सुलह कुल की नीति को किस शहर में विचार विमर्श कर निर्धारित किया? यानी जो अकबर की सुलह कुल की नीति थी उसको उन्होंने किस शहर में विचार विमर्श कर कर निर्धारित किया? सो उन्होंने फतेहपुर सिकरी में सुलह कुल की जो थी नीति का विचार विमर्श करके उसको निर्धारित किया। ठीक है, फतेहपुर की सिकरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नूरजहां कौन थी? आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुत्री थी या पत्नी थी, तो पत्नी थी। सो नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी, जिसका पूर्व नाम मेहरुन्निसा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब यहाँ से हमारे थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। सो मुगल कौन थे, सबसे पहले आपको बताना है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, यानी दो महान शासक थे जिनके वंशों के वह वंशज थे। ठीक है, माता की ओर से वह मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। यानी माता की ओर से ऐसे वो जो थे वो मंगोल शासक चंगेज़ खान थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे। ठीक है, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वह ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। यानी यहाँ पे माता की तरफ से अलग बताया गया है और पिता की तरफ से अलग बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट बाबर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में ये आ सकता है। सो प्रथम मुगल शासक बाबर ने 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया। यानी प्रथम मुगल शासक जो बाबर थे उन्होंने केवल 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का जो था उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया था, केवल और केवल 12 वर्ष की उम्र में। लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पृथक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, पहली बात तो ये कि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी जो था वो प्राप्त कर लिया था, लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा जो थी उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पृथक गद्दी को छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसने 504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने सन 1526 ईस्वी में पानीपत की मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। सन 1528 ईस्वी में खानगुआ में राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया तथा 1528 ईस्वी में ही चंदेरी में राजपूतों को हराया तथा दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण को स्थापित किया। सो यहाँ पर जो है बाबर का काफ़ी अहम रोल रहा है। उसने काफ़ी सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पहले उसने लड़ाई लड़ी, फिर वो 12 वर्ष की उम्र में ही उनको गद्दी मिल गई। उसके बाद फिर जो उज्बेकों की जो दूसरी शाखा थी उनके आक्रमण के कारण उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और जो उनके अफगान समर्थक थे उनको हरा दिया गया। उसके बाद सन 1528 ईस्वी में खानगुआ में राणा संगा राजपूत राजाओं को और उनके समर्थकों को हराया तथा उसके 2 साल बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी के राजपूतों को हराया तथा दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रित स्थापित किया। यानी मुगलों का जो नियंत्रण था वो स्थापित किया। सो ये थी कि मुगल सम्राट जो बाबर था उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंधों का वर्णन करें। यानी जो मुगल थे उनके अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे आपको उसके बारे में बताना है। सो मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध आप ऐसे लिख सकते हैं निम्नलिखित से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी जो मुगल थे उन्होंने अन्य शासकों के विरुद्ध जो थे लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, जैसे राजपूत शासक। यानी जब मुगल जो थे वो शक्तिशाली बन गए थे तो जो अन्य शासक थे उन्होंने अपनी इच्छा स्वेच्छा से जो थी उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, जैसे कि राजपूत शासक। ठीक है, नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, लेकिन जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। लेकिन औरंगजेब के काल में ऐसे शासकों के साथ मुगलों ने अपमान का व्यवहार किया, जैसे
शिवाजी के साथ। यानी मेवाड़ की जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने लंबे समय तक मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह हारे तो मुगलों ने उनके साथ जो था समन्वय व्यवहार किया, यानी एकदम समानता से उनके साथ व्यवहार किया, कोई बदतमीजी नहीं करी। लेकिन औरंगजेब के काल में ऐसे शासकों के साथ मुगलों ने अपमान का व्यवहार किया, ठीक है, जैसे कि शिवाजी के साथ। सो ये थे कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व निर्धारण में टोडरमल के कार्यों का विवरण कीजिए। यानी भू राजस्व जो था उसके निर्धारण में टोडरमल जो थे उनके क्या कार्य थे, यानी वो अकबर का जो राजस्व जो होता था वो सब देखते थे। सो टोडरमल के कार्यों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। सो भू राजस्व निर्धारण में टोडरमल के कार्य निम्नलिखित थे, आप इस तरीके से ही लिखेंगे हर लाइन में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, अकबर ने राजस्व मंत्री टोडरमल, अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कला अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी जो अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने 10 साल तक 1570 से 1580 की कला अवधि में कृषि पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया, यानी उसकी देखभाल की, उसमें एनालाइज किया सब कुछ, ठीक है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया जाता था। यानी ये जो आंकड़े हैं इनके आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया जाता था, ठीक है। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत के जो प्रांत थे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, ठीक है। राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, यानी राजस्व प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था होती थी उस व्यवस्था को जब्त प्रथा कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, जब्त की व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। यानी जो जब्त की व्यवस्था थी उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर जो मुगल शासक थे वो प्रशासनिक अधिकारी यानी थे और भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक हिसाब रखते थे, ठीक है। सो इस तरीके से जो था भू राजस्व निर्धारण जो था टोडरमल के ये कुछ कार्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल फजक के अकबरनामा में किन किन बातों का विवरण दिया गया है। सो जो अब्दुल फजक थे उनके अकबरनामा में किन किन बातों का विवरण दिया गया है आपको बताना है। सो अब्दुल फजक के अकबरनामा में निम्नलिखित बातों का विवरण दिया गया है। सबसे पहला, इसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है। क्या है? अकबर के पूर्वजों का बयान है। नेक्स्ट है, इसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, यानी अकबर के शासनकाल जो चला तब उसमें क्या क्या घटनाएं हुई उस चीज़ का विवरण है। नेक्स्ट, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य की भूगोल का ब्यौरा है। यानी इसमें अकबर के जो प्रशासन था, उनके घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है, ठीक है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। सो अकबरनामा में आप बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला, अकबर के पूर्वजों का बयान मिलता है, यानी जो उनके पिछले पूर्वज थे, दादा थे, दादी थे, ठीक है, उन सब के बारे में हमारे को पता चलता है। नेक्स्ट है, इसमें अकबर की शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है, यानी उनके शासन में क्या क्या घटनाएं हुई। नेक्स्ट है, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य की भूगोल का ब्यौरा मिलता है, ठीक है। और इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। ये आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक ये संस्कृति वाला अलग और क्या क्या है वो भूगोल का ब्यौरा जो है वो वाला पॉइंट अलग, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, अकबर के प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी अकबर का जो प्रशासन था उसके ऊपर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। जिस तरीके से हमने बाबर के ऊपर लिखी थी उसी तरीके से अकबर के ऊपर लिखनी है। सो इन दोनों में से किसी एक के शासन की टिप्पणी आपको जरूर आएगी पेपर में लिखने को, ठीक है। सो अकबर का प्रशासन, ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट है, अकबर का साम्राज्य कई प्रांतों या सूबों में बटा हुआ था, ठीक है। अकबर का जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों और सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, यानी जो सूबों के प्रशासक होते थे वह सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे।
जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के जो कार्य थे उनका निर्वहन किया करते थे। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। यानी हर एक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो वित्तीय यानी धन से रिलेटेड लेन देन को देखता था, जिसे दीवान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों जैसी यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों जैसे पक्षी, सदर, फौजदार और कोतवाल आदि का सहयोग प्राप्त था। यानी देश अपने प्रांत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सूबेदार होता था उसको अन्य सभी अफसरों जैसे कि बख्शी, सदर और फौजदार और कोतवाल आदि जैसे लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। यानी अकबर के जो अभिजात थे वे बड़े सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी? अकबर की सुलह कुल की नीति धार्मिक सहपूर्णता की नीति थी। ठीक है, सो यहाँ से ये 2 बार आ गया इसमें अकबर की सुलह कुल की नीति। हाँ जी, ये स्टार्टिंग में ऐसे जैसे एक सब पॉइंट बनाते हैं ना कि किसके बारे में बता रहे हैं, सो ये वो है। ठीक है, आप ध्यान रखना। सो अकबर की सुलह कुल की नीति धार्मिक सहगुणता की नीति थी। किस चीज़ की? ये आप वर्ड याद कर लीजिए, धार्मिक सहगुणता की नीति थी। ओके, यह नीति विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। यानी ये जो नीति थी ये विभिन्न जो धर्म थे उनके बीच में कोई अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था। यानी इसका मुख्य केंद्र बिंदु था वो था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्व लागू की जाती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। यानी अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी वह धार्मिक सहगुणता की नीति थी और इस नीति में विभिन्न धर्मों के अनुयायी जो थे उनमें कोई अंतर नहीं किया जाता था और इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था। ठीक है, जो सर्वत्र लोगों की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई और न्याय और शांति पर ही बल दिया जाता था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे आई होप। ठीक है, और वैसे भी ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट चैप्टर में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।